Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभा। Thank you, Amit. Benchmark domestic equity indices end on a negative note. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,700. Major Asian indices fall and global crude oil prices trade in negative territory. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर। सेंसेक्स में 700 अंक से अधिक का नुकसान। निफ्टी भी गिरावट से 24,700 से नीचे दर्ज। एशियाई बाजारों में भी आमतौर पर मंदी का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट का दौर रहा। हालांकि शुरुआती गिरावट में के बाद बाजार में कारोबार के अंत में थोड़ा सुधार भी नजर आया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज लगभग 1% की गिरावट से 733 अंक लुढ़ककर 80,426 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लगभग 1% के नुकसान से 236 अंक लुढ़ककर 24,655 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 2% और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 2% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and the Nifty opened lower and fell for the sixth straight session on the last day of the trade for the week. Indices extended their initial losses in the later half of the day to end almost 1% down. The Sensex shed 733 points or 0.9% to close at 80,426, while the Nifty dropped 236 points or 0.95% to settle at 24,655. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also ended in the negative zone. The mid-cap index lost almost 2%, while the small-cap index decreased over 2%. सेंसेक्स बैंक में 30 में से 26 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.7%, इटर्नल 3.4%, टाटा स्टील 2.8% प्रमुख रहे। जबकि बढ़त वाले शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 2.4%, टाटा मोटर्स 1.3% और आईटीसी 1.2% की बढ़त से बंद हुए। Among the sectoral indices at the BSE, all 21 sectors locked losses. Among the top laggards, telecommunication dropped 2.7%, focused IT as well as IT lost 2.4% each, and consumer durables slipped over 2.3%. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की कमजोरी से 88 रुपए 71 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.5 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, लगातार छठा दिन और बाजार में गिरावट का दौर। क्या बाजार में कौन सी वो वजह हैं जो अभी चिंता का सबब बन रही हैं? और जब हम ये मान रहे थे कि 25,000 के आसपास निफ्टी का जो एक वैल्यू बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं अब निफ्टी स्थायित्व की ओर नजर आ रहा था, लेकिन वहां से भी टूटना शुरू हो गया। क्या चिंताएं हैं और ये वो चिंताएं कितनी लंबी खींचेंगी? अमित, देखिए, अगर हम इस सप्ताह देखें तो करीब करीब हर रोज ही हमने देखा बाजार में गिरावट आई। करीब 3% इस सप्ताह बाजार में निफ्टी में गिरावट थी, जो काफी बड़ी गिरावट है। और यदि मैं पूरे एक वर्ष का परफॉर्मेंस देखूं निफ्टी का, तो पिछले वर्ष का, तो करीब करीब 5 से 6% उसमें गिरावट है। तो ये एक सब्सटैंशियल करेक्शन कहूंगा मैं ओवर लास्ट 1 ईयर। देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कारण है, कुछ लॉन्ग टर्म कारण है। शॉर्ट टर्म कारणों में मैं ये कह सकता हूं कि आप देखें तो काफी बड़े पैमाने पर नए इश्यूज, आईपीओज आ रहे हैं। इस सप्ताह यदि हम देखें तो करीब करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा
का नया निवेश, नए आईपीओ थे जो बाजार में आए, तो उससे लिक्विडिटी जो है, इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा है लगाने की क्षमता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे कि आईपीओ आ रहे हैं या बड़े बड़े पब्लिक इशू आ रहे हैं, तो उससे सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ की जो लिस्टिंग भी है वो भी अच्छे खासे दामों पे हो रही है, अच्छे खासे दामों पर हो रही है और काफी बड़ा पैसा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक शॉर्ट टर्म में वो लिक्विडिटी को पुल डाउन करता है। तो डेफिनेटली एक ये ओवरहैंग जरूर था। मतलब जब घरेलू संस्थागत निवेशक हैं या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से जो निवेश होता था उसमें गिरावट है। हाँ, देखिए, अगर आप 10,000 रुपए करोड़ का आईपीओ है और उसमें हम देखते हैं नॉर्मली 4 से 5 गुना उसके अंदर पैसा लगता है, उसके अंदर कमिटमेंट होती है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 40-50 हजार करोड़ रुपया जो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में लग सकता था निवेशकों का, वो आईपीओ मार्केट की तरफ जाता है। तो वो उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट है सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स में, वो कम हो जाती है। तो एक लिक्विडिटी, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फैक्टर था। ये लॉन्ग टर्म तो आप जानते ही हैं कि एक विश्व में जो एक अनिश्चितता का, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, और उसका मुख्यतः कारण अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड पॉलिसीज हैं। कल भी अमेरिका ने फार्मा कंपनीज के ऊपर एक भारी टैरिफ लगाने की बात करी है, और अभी क्लैरिटी नहीं है। जो भी अनाउंसमेंट किया उसमें हमें मालूम नहीं है कि भारतीय कंपनियों को उस पर कितना असर पड़ेगा। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, इससे भी निवेशक जो है वो पीछे अपना हाथ थोड़ा खींचते हैं। अगर आप देखें तो आज पूरे विश्व में बाजार दो तरीके से बटा हुआ था। विश्व एशियाई बाजारों में कमजोरी थी, हालांकि यूरोपीय बाजारों में और अमेरिकी बाजार में अभी भी हम मजबूती देख रहे हैं। तो लिक्विडिटी, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि वो इस अनसर्टेनिटी से, क्योंकि टैरिफ का अगर आप असर देखें, जो अमेरिकन टैरिफ्स हैं, तो एशिया की तरफ उसका जो जोर है वो ज्यादा है एशियाई कंपनियों, देशों पर। तो मुझे लगता है कि ये एक ओवरहैंग है और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आने वाले कुछ समय तक हम ये देखेंगे कि ये एक सवाल रहेगा। इसी वजह से एफआईआईज जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, लगातार भारतीय बाजारों में वो सेलिंग भी कर रहे हैं। इसका असर रुपए पे भी आ रहा है। तो देखिए, सब जुड़ी हुई चीजें हैं ये। रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है, टैरिफ है, ट्रेड बैलेंस है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। Puneet, one of the factors that's being, talked about in today's, especially the way the markets fell today, was the decision of the US President Donald Trump to impose up to 100% tariff on imported branded pharma products. Now, for India, it's a major market, right? But you're saying, of course, that right now there is yet no clarity on on this particular executive order that has come out. So would you say that today the way the markets behaved could be a knee-jerk reaction, or not even a knee-jerk, it's an immediate reaction to that kind of an order, and by, as we get more clarity on this order, as we got more clarity on the H-1B visa fee hike order, markets may, will probably turn around and will factor that also in? So, Anuva, I'm sure this is the way it will play out, because in fact, Indian pharma companies are mostly producers of generic drugs. Yes. They're not selling branded drugs in USA. So, on paper, this order should not affect Indian pharma companies so much. But I think... but, you're saying it should not affect pharma companies so much. But if, Nifty Pharma today, if we see that, it tanked 2.14%. Or almost 570 points. And some very renowned pharma companies actually hit the 52-week low levels today. That is primarily because investors are worried. Investors are not clear. Like I said, I don't even know whether the company I'm invested in, whether that is going to be hit or not. So it is better to be safe than sorry. The investors started selling, and some institutions would offload. And if you look at the makeup of the Indian stock markets lately, there are 3-4 sectors which have actually led this whole rally. So there is IT sector stocks, then there were pharmaceutical, there were financial sector stocks, and if you see, IT is already hit. Yes. The stocks are really down. Pharma companies, which are the pillar of strength until now, they are getting hit now. So clearly that creates a weakness in the market, I would say, fundamental. And that is how investors just don't like uncertainty. So, and these orders create this uncertainty. पुनीत, चर्चा को दौर को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे अमरीकी टैरिफ का भारतीय बाजारों पे बढ़ता असर, और आपने अभी एक बात कही कि सिर्फ भारतीय नहीं, पूरे एशियाई बाजारों में इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है।
और हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि जो सेकेंडरी मार्केट में निवेश है वो कम हो रहा है, उसका एक कारण आपने बताया क्योंकि आईपीओ मार्केट एक काफी बढ़ रहा है। क्या इस तरह के जब माहौल होते हैं तो एफडीआई का आने पे भी कुछ असर पड़ता है, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी है या इस तरह की चिंताएं हैं तो उस पर भी असर पड़ता है या वो बदस्तूर जारी रहता है? देखिए अमित, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अभी हमारे पास सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि एफडीआई का जो फ्लोज है उस पर भी असर पड़ रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो ही क्लियर नहीं है कि उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एशिया में लगानी है या अमेरिका में लगानी है या एशिया में भी किस देश में लगानी है। जब भी ऐसा माहौल होता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिफर कर देता है, वो कोई फैसला नहीं करता, वो कहता है ठीक है मैं थोड़े दिन के बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मुझे लगता है पूरा जो माहौल है, जो इन्वेस्टमेंट का माहौल था, उसमें स्लो डाउन हो क्या गया। इसी वजह से रुपए पे भी दबाव है? क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स तो 100 से नीचे है, लेकिन उसके बावजूद रुपए में लगातार कमजोरी है। देखिए अमित, डॉलर जो रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट है उसका एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का हम देख रहे हैं काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट आती थी फिक्स्ड इनकम में यानी बॉन्ड्स में, वहां भी हमने गिरावट देख रहे हैं। साथ ही ट्रेड के ऊपर प्रेशर है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रेशर है, फिर एफडीआई के ऊपर प्रेशर, और अब H1B को लेकर जब चिंताएं आई तो वहां भी हमने देखा था गिरावट आई थी। तो कई सारे नेगेटिव्स इस वक्त रूपी के लिए बने हुए हैं। एंड आई होप कि ये जब ये अगले 3 से 6 महीने में ये जो सवाल है ये शायद इसका कुछ जवाब सामने होगा, तब स्टेबिलिटी हो सकती है। तो भी सख्त समय जारी रहेगा। बिल्कुल। Puneet, you mentioned the uncertainties regarding, the H1B visa rules. So let me give you news about what the Ministry of External Affairs today said about it. So with regard to the new H1B visa rules, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal has stated that skilled talent mobility and exchanges have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness and wealth creation in both the US and India. During a media briefing in New Delhi today, he said that India would remain engaged with all concerned, including industry, hoping that these factors receive due consideration. And moving on, we were talking about the pharma, the President Donald Trump's, slapping those up to 100% tariff on pharma products. So President Donald Trump has announced a new wave of tariffs, including a 100% tax on imported branded drugs, unless the company builds manufacturing plants in the US. He also unveiled a 25% tariff on heavy-duty trucks and a 50% levy on kitchen and bathroom cabinets to shield American industries from what he calls a flooding of foreign products. The tariffs extend to upholstered furniture, which will face a 30% duty starting next week. Puneet, the pertinent question here is, of course, that he's saying that he wants to save, he wants to shield the American industries, or he wants to encourage manufacturing in India, manufacturing in the US. But isn't it going to have an adverse effect because the US population, be it pharma products from India, they depend a lot on the cheap pharma generic products that are exported from India. So whatever, be it pharma, be it trucks, be it kitchen, bathroom cabinets, all kinds of products, isn't it going to ultimately affect and impact the American population directly? So, Anubha, interestingly, until recently, President Trump was using tariffs as a geopolitical tool. So you would see that he was imposing tariffs on certain countries and not products. And suddenly now he's shifting towards product-based levies. So I think, again, while the sentiment is that he wants to protect American industry, which is understandable to some extent, I think what everybody almost agrees is that the inflation in America in the next 6 months. See, what has happened is people are saying that there's no inflation or low inflation, but the truth is that inflation plays into the economy over a period of 6 to 9 months. Right. And so my own guess is that by towards end of the year or early next year, like you mentioned, we will see very strong uptick in inflation in America. And probably that is when the US may change its policies. But until then, of course, we're going to see this policy being pursued. And at this point, let's go into another commercial break. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पे। एशियाई बाजारों में आज अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फार्मा, बड़े ट्रक और किचन सामानों पर शुल्क लगाने की घोषणा से गिरावट का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.5%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.3%, जापान का निक्केई लगभग 1%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक भी 0.2% के नुकसान से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.4% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। पुनीत, बहुत संक्षेप में अभी आपने जिक्र किया था एशिया को नुकसान हो रहा है, बट
यूरोपीय बाजारों में इसका कोई फौरी असर नजर नहीं पड़ रहा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका में भी इसका आफ्टर इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 से 9 महीने में, क्या अमेरिका में इसका अभी असर नहीं नजर आ रहा? इसकी वजह से कोई वहां पे हालात वो हैं, या ये जितना भी सब जो चल रहा है उसका असर भारत पे उतना ज्यादा पड़ेगा, एशिया पे नहीं पड़ेगा? क्या एक विश्लेषक के तौर पर आपकी राय है? देखिए अमित, इसका एक बात तो तय है, चाहे वो किस देश पर पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव होगा, ये तो हमें नहीं मालूम, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेफिनेटली आने वाले समय में नीचे आने वाली है, वैश्विक आधार पे बहुत गलत है। तो मान लीजिए 3% से ज्यादा एक ग्लोबल ग्रोथ थी पिछले कई वर्षों में, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर, अभी आंकड़ा मैं कोई इसमें नहीं कह सकता हूं, पर डेफिनेटली वो ग्लोबल ग्रोथ है वो काफी कम होने वाली है, और उसका असर सभी पे पड़ेगा। बड़े देश हों उस पर ज्यादा पड़ेगा मेरे विचार से, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन, और दूसरी जो मुझे लगता है बहुत बड़ा असर आएगा वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जी। Let's move on to the US markets. Wall Street's major indices closed in negative territory for the third straight session on Thursday amid profit booking. The tech-heavy Nasdaq Composite Index settled 0.5% down to close at 22,385. The S&P 500 lost 0.5% to end at 6,605, and the Dow Jones Industrial Average dipped almost 0.4% to end at 45,947. On the economic front, according to the third estimate released by the US Bureau of Economic Analysis, the real gross domestic product of the US increased at an annual rate of 3.8% in the second quarter of this year. This is 0.5% higher than the second estimate of 3.3%. Puneet, you were just saying, that whatever the policies of the present US administration, the effects are going to be probably felt maybe 6 months or more down the line. So is that why? Because, we saw that the US Fed cut the rates, interest rates by 25 basis points. But is that why Jerome Powell, the US Fed chairman, he's being a little cautious about the future rate cuts? Because even he doesn't know, for that matter, nobody knows how it's going to play out. So of course Jerome Powell is the lone voice, I would say now, in US policy making, which wants to be cautious and which wants to play it safe. But apparently he's also being kind of isolated within those circles. But clearly, if you look at the data right now, the economic data in USA will gladden the hearts of people. Yes. who are looking at US. So GDP has gone up to 3.8%. But of course that is because of decline in imports. And so there are many factors playing in. But again, my sense is that the way this economic policy is being played out, we're going to see the negative effect probably later this year. कार्यक्रम के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कमर्शियल ब्रेक। Welcome back to Market Mantra. Let's take the next news story. India's foreign exchange reserves decreased $396 million, reaching over $702.5 billion in the week ending on 19th of September. According to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, decreased by around $864 million to over $586.1 billion. अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 22 सितंबर से लागू हुए नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने कर संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिली है। परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है, और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। Let's continue with some more news stories. Italy's Deputy Prime Minister Antonio Tajani has confirmed his country's support for early conclusion of the free trade agreement between India and the European Union. He posted on social media after meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar and Commerce Minister Piyush Goyal that Italy and India share a strategic partnership, both political and economic. Italy's Deputy Prime Minister said he wants India's commitment of €500 million to support their exporting companies.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आज रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशोव के साथ कृषि और खाद्य सुरक्षा में परस्पर सहयोग पर चर्चा की। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत रूस को कीट मुक्त अनाज और आलू का निर्यात बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने यह भी बताया कि मत्स्य पालन और मुर्गी पालन की निर्यात संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। हमने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की है। हमारी फिशरीज का क्षेत्र भी, जिसके निर्यात की काफी संभावनाएं हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात पर भी रूस के बाजार में हमारी पहुंच बेहतर बने, इसके बारे में उनसे चर्चा की है। विज्ञान का, तकनीकी का आदान प्रदान हम लोग आपस में कर सकें, इस चर्चा पर भी बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारी बातचीत हुई है। पूरी इन सारे घटनाक्रमों के बीच में ऐसा साफ साफ नजर आता है कि भारत सरकार द्विपक्षीय जो इस तरह से ट्रेड हैं उस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि जो इस तरीके के असर आ रहे हैं अमेरिकी टैरिफ के, क्या इससे कुछ भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल अमित, देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ हमें ये जो भी क्राइसिस या जो भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बिकॉज ये पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो रीऑर्डर हो रहा है, पूरा नया एक तरीका, एक सिस्टम एक हमारे सामने उभर कर आ रहा है। जो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वहां पर पहले पूरा अमेरिका डोमिनेटेड और चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड था, लेकिन शायद आने वाले समय में ऐसा नहीं है। और भारत भी अपनी ऑप्शंस जो है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप कर रहा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन से हम कोशिश कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। साउथ ईस्ट जो एशियन आसियान की कंट्रीज है, वहां हम ट्रेड करनी बढ़ा रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट से, रशिया से ट्रेड बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली जो, लेकिन देखिए ये इसका जो रिजल्ट्स हैं, इसका फल जो है वो अगेन 1 या 2 वर्षों में आएगा, क्योंकि ये एकदम इमीडिएटली हम देखते हैं कि इसका फायदा नहीं होता। पर डेफिनेटली मीडियम टर्म में मुझे लगता है भारत के लिए एक अच्छा कदम है, और ये जो शुरुआत है और ये जो कोशिश है काफी कारगर रहेगी। Let's move on to commodities. Global crude oil prices edged down today. Brent crude was trading 0.2% down at $69.31 per barrel, while WTI crude was trading around 0.2% down again at $64.85 per barrel when reports last came in. And moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading up over 0.2% at 1,13,500 rupees per 10 grams. And silver was trading over 0.5% up at 1,37,760 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की बढ़त से 1,12,906 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 0.5% की मजबूती से 1,37,800 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, अगर कहीं कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन ये जो सोने और चांदी ने नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? क्या ये है कि हमारे व्यापारिक जो दौर चल रहा है वैश्विक, वो एक वजह है? वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, हालांकि उस पर अब उतनी बड़ी चिंताएं नहीं है, लेकिन चिंताएं खत्म भी नहीं हुई। लेकिन अगर चांदी, इस कदर तेजी की उम्मीदें तो थी, लेकिन चांदी या सोना अगर इतनी कीर्तिमान बनाएगा, आमतौर पर अगर एक आम भारतीय की बात करें, क्योंकि वैवाहिक सीजन भी आने वाला है, वहां पे उनके लिए निश्चित तौर पे चिंताएं बढ़ रही हैं। कैसा लगता है? क्योंकि इस तरह की जब तेजी आती है तो लोग कहते हैं हर दिन एक नया कीर्तिमान, सोना 1.25 लाख रुपए, चांदी 1.5 लाख रुपए। आपका क्या आकलन है? पहली बात तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए ये एक प्रकार से अच्छी खबर भी है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हाउस होल्ड्स में जो सेविंग्स है वो सोने और चांदी की शक्ल में है। गांव में, घर में आप सोने चांदी में, जो लेडीज के पास जो वेल्थ है वो, उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। पर मुझे लगता है साथ ही कि जो विश्व की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उसको लेकर जो सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड और सिल्वर खरीदा, उसमें बहुत फायदा हो रहा है। तो ये मजबूती शायद बनी रहेगी जी। And tomorrow, listeners, is Saturday, the day when you can call us in Market Mantra and ask questions. As the next gen GST reforms came into effect recently, tomorrow we will be taking GST specific questions only in the program. To answer your questions, we would be joined by officials from the Finance Ministry and an economic analyst. Call us during the show at 011-2371-7117 and 011-2331-4444 from 6:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your questions via WhatsApp to the number 9289094044. So don't miss this opportunity to stay informed and empowered with Market Mantra.
पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक सरल जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark domestic equity indices end on negative note. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,700. Major Asian indices fall and global crude oil prices trade in negative territory. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.